गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे यूपी डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी बताया कि मैं अपने इस चैनल पर यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर है यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष, या फिर आप बोल सकते हैं प्रथम सेमेस्टर 2024, यानी ये आपके 2024 का कंप्यूटर का पेपर है। और जो कंप्यूटर का पेपर ये आपका 8वां प्रश्न पत्र होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आपका एग्जाम होता है कंप्यूटर का। देखिए पूर्णांक कितना है, 25 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। और समय आपको कितना मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ पहला ऑप्शन लिखा है आईसी चिप, दूसरा ऑप्शन आपका दिया वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी आपका दिया ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी दिया है बृहत स्तर आईसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा भी हुआ है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, जबकि दूसरी पीढ़ी में यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। यह भी ध्यान रखिएगा। देखिए 2024 में आपसे यह पूछा गया कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त होता था। तो 2025 के एग्जाम में आप लोगों से यह पूछा जा सकता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त होता था। तो ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे यह भी बताया गया है कि तीसरी पीढ़ी में यानी तृतीय पीढ़ी में एकीकृत सर्किट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट या शॉर्ट में आईसी बोलते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयुक्त होता था। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट और हिंदी में बोलते हैं एकीकृत सर्किट, ठीक है। और चौथी पीढ़ी में यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग होता था, तो माइक्रो प्रोसेसर का। तो यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटेल में नोट कर लीजिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है स्थायी स्मृति है। स्थायी स्मृति, स्मृति मतलब क्या होता है, मेमोरी। स्मृति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बिट और ऑप्शन डी बाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थायी स्मृति यानी स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो ये होती है रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आखिर स्थायी मेमोरी होती क्या है। तो स्थायी मेमोरी कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस में एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है। उदाहरण के तौर पे रोम, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है EPROM
और फ्लैश मेमोरी आदि। ये सब क्या हैं? ये सब स्थायी मेमोरी के उदाहरण हैं, स्थायी स्मृति के उदाहरण हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आपका रोम दिया गया था तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा अदर एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। रोम के अलावा आपका क्या होता है? EPROM, इसके अलावा फ्लैश मेमोरी आदि। अब देखिए सबसे पहले आपको रोम का पूरा नाम पता होना चाहिए। रोम का पूरा नाम क्या होता है मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी ये होता है रोम का पूरा नाम। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है EPROM, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा क्या होता है। देखिए ERASABLE, तो यहाँ पे ई से हमारा क्या मतलब हो जाएगा? इरेजेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद पी लिखा हुआ है, पी से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। तो PROGRAMABLE, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब इसके बाद जो रोम लिखा हुआ है इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली और मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। देखिए अगर आपको रोम का फुल फॉर्म याद है रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे EPROM का भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है? रोम तो कॉमन ही आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। केवल आपको ई और पी से याद करना है। तो ई से हो जाएगा इरेजेबल और पी से हो जाएगा प्रोग्रामेबल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है? ये तो नॉन वोलाटाइल लिखा हुआ है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। देखिए वोलाटाइल को हम कैसे लिखते हैं? VOLATILE, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डेटा को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक डिवाइस चालू रहता है, लेकिन जैसे ही डिवाइस को बंद कर दिया जाता है, अर्थात बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, तो जो डेटा होता है या फिर बोल सकते हैं जो डाटा होता है वो क्या होता है? मिट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए जो वोलाटाइल मेमोरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्थायी मेमोरी की बात चल रही थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अस्थायी मेमोरी के बारे में भी बता दिया। ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो वोलाटाइल मेमोरी होती है इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे स्थायी स्मृति का उदाहरण पूछा गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थायी, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थायी स्मृति के उदाहरण आपको बताने हैं तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अस्थायी, ठीक है, अस्थायी स्मृति है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो अस्थायी मेमोरी के बारे में अभी मैंने आपको बताया डिटेल में। उदाहरण याद कर लीजिएगा, आपकी होती है रैम। ठीक है, रैम। इसके अलावा एक आपकी होती है कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं हम? कैश मेमोरी। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही यहाँ पे अस्थायी स्मृति होती है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको पता होगा। और कैशे मेमोरी तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, कैशे को हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो कैश लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कैश मेमोरी। तो ये अस्थायी स्मृति के उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे रोम का ही पूरा नाम पूछ लिया गया, ये तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया। तो रोम का अर्थ है, रोम का पूरा नाम क्या होता है? आपसे यहाँ पे रोम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश है उसी की हिंदी लिख दी गई है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो READ, रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली
मेमोरी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रोम का फुल फॉर्म। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोम का अर्थ रीड ओनली मेमोरी है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया रोम क्या है, ये स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए माइक्रो कंप्यूटर को हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी। शॉर्ट में इसको हम पीसी भी बोलते हैं। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो पीसी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, लैपटॉप भी हमारा पीसी ही होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया होता है। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो इसकी प्रमुख पहचान है। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ मुख्य उदाहरण आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट है। डेस्कटॉप का मतलब देखिए जो कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप यूज होता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, लैपटॉप तो आप लोग यूज करते ही होंगे, आपको पता ही होगा, और टैबलेट के बारे में भी आपको पता होगा। तो आपसे उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर के कुछ प्रमुख उदाहरण बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। ये सब क्या है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुविकल्पीय का आखिरी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या स्थायी नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एफटीपी में, ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ही तो होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, फाइलों के स्थानांतरण के लिए, यानी ट्रांसफर करने के लिए फाइल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा आप लोगों से फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के ही पूछे गए थे। एक तो आपसे यहाँ पे ऊपर रोम का पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा गया। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोगों से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 6 से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आपका यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, बहुत ही छोटा सा आंसर, सिंपल सा आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। देखिए अगर आपको सन नहीं याद, जैसे यहाँ पे 1642 लिखा है, ये अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे सन लिखे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिख देंगे 1642 लिख देंगे तो यहाँ पे एग्जामिनर वैसे ही जान जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और तुरंत आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो सके तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे जोड़ने और घटाने के लिए डिजाइन किया गया था। पास्कलाइन का उपयोग विशेष रूप से वित्तीय गणनाओं में किया जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटा सा आंसर है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आप लोगों से कंप्यूटर में
बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। बहुत लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर आसानी से याद हो जाता, लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, बड़े आसानी से आप यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। देखिए, अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है, लैपटॉप पीसी वगैरह यूज किया है, तो आप लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का इस्तेमाल जरूर किया होगा, जिसे शॉर्ट में ई करके ऐसे लिखा होता है, ठीक है। आपने देखा, अगर आपने यूज किया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। किस कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। इसे पहली बार 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। यानी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, 16 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। और यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के साथ शामिल किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कई वर्षों तक वेब ब्राउजिंग के लिए एक प्रमुख ब्राउजर रहा, लेकिन बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट एज से प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखिए, अगर इस समय आप यहाँ पे विंडोज यूज करते होंगे कंप्यूटर में, ठीक है, इस समय लेटेस्ट विंडोज आपका कौन सा चल रहा है, विंडोज 11 इस समय लेटेस्ट आपका चल रहा है, ठीक है। तो विंडोज 11 में जो आपका ब्राउजर होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। अगर आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। देखिए, जो विंडोज के पुराने वर्जन थे, ध्यान रखिएगा, विंडोज 8 तक, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, और यहाँ तक कि विंडोज 10 में भी यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखा गया था, लेकिन विंडोज 10 के आते आते इसे हटा दिया गया था, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। विंडोज 10 से पहले विंडोज 8 तक यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउजर होता था विंडोज में, लेकिन इस समय जो चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप लोगों से वेब ब्राउजर का उदाहरण भी पूछ लिया जाता है कि कुछ वेब ब्राउजर के नाम बताइए। तो वेब ब्राउजर के नाम में आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, इस समय गूगल क्रोम सबसे चर्चित वेब ब्राउजर आप लोगों को पता होगा, गूगल क्रोम हो गया, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कई वेब ब्राउजर आप लोगों के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों से पूछा गया था कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केवल पूछा गया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगर आप इतना भी लिख देते हैं आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। देख, इसके बाद क्या लिखा है, बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिट जो है ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, जो या तो 0 या 1 हो सकती है, तथा 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहते हैं। यह डेटा की गणना और कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए एक मानक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपसे देखिए, फिर से यहाँ पे एक फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, रैम का पूरा नाम बताइए, RAM का पूरा नाम। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अभी ऊपर मैंने आपको अस्थायी मेमोरी के बारे में डिटेल में बताया था। अस्थायी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अभी उदाहरण भी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और प्रोसेसर को तेजी से डेटा उपलब्ध कराती है। रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर इसका सारा डेटा जो होता है वो मिट जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, वोलाटाइल, जिसे आप अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है,
फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किस में उपयोगी है? देखिए आपसे कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट में एफडी लिख करके आपसे पूछ लिया जाता है कि एफडी का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क एक अलग करने योग्य लचीला चुंबकीय भंडारण उपकरण है जो कंप्यूटर फाइलों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा को रख सकता है। हालांकि आज के समय में फ्लॉपी डिस्क की जगह यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क और एसएसडी ने ले ली है। देखिए वर्तमान समय में अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, अब तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग नहीं होता है। जो पुराने पीढ़ी के कंप्यूटर थे या फिर आप बोल सकते हैं जो ओल्ड कंप्यूटर्स थे, उसमें फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। अब जो कंप्यूटर होते हैं या फिर आप जो लैपटॉप देखते हैं, अधिकतर इस समय यहाँ पे एसएसडी का प्रयोग किया जाता है। एसएसडी, अब ये एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को शॉर्ट में हम एचडी बोलते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एचडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए एचडी का फुल फॉर्म अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कंप्यूटर में अगर आपसे एचडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पे हार्ड डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए HARD, हार्ड, DISK, ये आपका हो जाएगा। और एक HD आपने हाई डेफिनेशन भी सुना होगा, लेकिन वो सब टीवी के क्षेत्र में ये सब यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हार्ड डिस्क, ये HD का फुल फॉर्म। SSD का क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फिर से आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया, PCMCIA का पूरा नाम क्या है? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, 95% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर नहीं किया होगा, किसी को नहीं पता रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जहाँ पे फुल फॉर्म मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पे PCMCIA का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन है। ध्यान रखिएगा, P से पर्सनल हो जाएगा, C से कंप्यूटर हो जाएगा, M से मेमोरी हो जाएगा, C से आपका यहाँ पे कार्ड हो जाएगा, I से इंटरनेशनल और A से आपका एसोसिएशन, यानी पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। यह एक संगठन है जो कंप्यूटर के लिए छोटे आकार के कार्ड जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड के मानक विकसित करता है। इसको पीसी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का पूछ लिया गया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है दोबारा आपसे पूछा जा सके, पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपका अति लघु उत्तरीय कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 18 तक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन एवं उपयोगिता पर यानी यूजेज पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है। ये तो आप अपने मन से आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दें। तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, कंप्यूटर आधुनिक युग में जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसका उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, जिससे कार्यों को तेज, सटीक और कुशलता से किया जा सकता है। देखिए सबसे पहला यूसेज यहाँ पे यानी उपयोग यहाँ पे कंप्यूटर का यही हो जाएगा कि कंप्यूटर के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी गणना को आसानी से कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी जो गणना होती है उसको हम सेकेंडों में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आदमी इसे करने के लिए जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यही गणना अगर कंप्यूटर करेगा तो वो सेकेंडों में आपको यहाँ पे ये गणना कंप्लीट करके देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के अनुप्रयोग लिखे हुए हैं। देखिए कंप्यूटर के अनुप्रयोग को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्षेत्र यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं, पाठ्यक्रम और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच संभव है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा है व्यावसायिक क्षेत्र में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से वित्तीय प्रबंधन आसान हो गया है। बैंक वगैरह में देखिए कंप्यूटर का ही तो यूज हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल रिपोर्ट और स्कैन को विश्लेषित करने में सहायक
आप हॉस्पिटल में देखिए, सभी हॉस्पिटल यहाँ पे कंप्यूटराइज हैं, बिना कंप्यूटर के कोई कार्य नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ, विज्ञान एवं अनुसंधान में नई खोजों और परीक्षणों के लिए, डेटा सिमुलेशन और विश्लेषण के लिए। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है कि मनोरंजन क्षेत्रों में मूवी, म्यूजिक और गेमिंग के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कंप्यूटर की उपयोगिता भी तो आपसे पूछी गई थी, तो उपयोगिता में आप लिखेंगे, देखिए कार्य कुशलता बढ़ाता है, ये समय और लागत की बचत करता है कंप्यूटर, सूचनाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है, मैनुअल कार्यों को स्वचालित करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इतना लिखना होगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको इतना लिखना होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1-2 लाइन में आप आंसर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर की कोई तीन निवेश युक्तियां यानी इनपुट डिवाइसेस का उल्लेख कीजिए। इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा या आदेश भेजने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों द्वारा यूजर्स कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या डेटा प्रदान करते हैं। कुछ सामान्य इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण निम्न हैं। देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस क्या लिखा है, कीबोर्ड। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। तो देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड या टेक्स्ट, नंबर और अन्य इनपुट देने के लिए सबसे सामान्य उपकरण है। कीबोर्ड में आप जो भी टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट ही तो दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कीबोर्ड पहला। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे माउस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। यह स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और विभिन्न वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए माउस के माध्यम से क्या होता है, एक एरो आपका ऐसे बना होता है, ठीक है, एरो होता है। जैसे आप माउस को यूज करते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन आपको खोलना होता है, उस पर क्लिक करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका इनपुट डिवाइस ही है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्कैनर भी, ये भी आपका इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो स्कैनर क्या होता है, या दस्तावेजों, छवियों और तस्वीरों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने फोटो वगैरह स्कैन की होगी, वैसे आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। ये 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपसे पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन ये 3 तो आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 कि ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों से ईमेल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ई से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक। और मेल तो आपका पहले से ही पूरा लिखा हुआ है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का डिजिटल संदेश है जिसे इंटरनेट के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। यह एक ऐसा संचार माध्यम है जो संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तेजी से और बिना किसी भौतिक पत्र के माध्यम से भेजने की सुविधा प्रदान करता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तिगत, व्यापारिक और शैक्षिक संचार के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी ईमेल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको बता देता हूँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ईमेल में, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ईमेल में मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। अगर आपसे ईमेल के भाग पूछ लिए जाएं तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ईमेल में संदेश का विषय, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे आप किसी के पास कोई ईमेल भेज रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आप सबसे पहले लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे CC और BCC लिखा हुआ है। CC का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, क्या होता है, कार्बन कॉपी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ईमेल में CC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CC मीन्स हो गया C से कार्बन और C से कॉपी। फिर इसके बाद BCC लिखा हुआ है। BCC इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये BCC का फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है संदेश की सामग्री, बॉडी। फिर इसके बाद अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ईमेल में आप कोई फाइल वगैरह भेजना चाह रहे हैं या फिर कोई फोटो वगैरह
भेजना चाह रहे हैं तो इसे आपको क्या करना होता है, अटैच करना होता है। ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो अटैचमेंट। फिर इसके बाद लास्ट में आपकी सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर लिखा हुआ, तो ये ईमेल के मुख्य रूप से निम्नलिखित भाग हो गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया कि फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब फैक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्स का अर्थ है फैसिमिली मशीन। देखिए इंग्लिश में इसे कैसे लिखते हैं, FACSIMILE। ध्यान रखिएगा, इसे फैक्सिमिलीन भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फैसिमिली लिखा हुआ है, इसे फैक्सिमिलीन भी बोला जाता है, फैक्सिमिलीन मशीन भी बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ फैक्सिमिलीन मशीन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्स का अर्थ है फैसिमिली, या फिर आप बोल सकते हैं फैक्सिमिलीन मशीन। यह एक दूर संचार तकनीक है जिसका उपयोग दस्तावेजों, चित्रों या अन्य सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। फैक्स की प्रक्रिया में एक मशीन द्वारा दस्तावेज को स्कैन किया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में परिवर्तित करके फोन लाइन के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। वहां दूसरी फैक्स मशीन इसे प्राप्त करती है और फिर से उस दस्तावेज का क्या करती है, मुद्रण करती है, यानी उसको प्रिंट करती है। यहाँ पे फैक्स की विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो फैक्स की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तत्काल संचार, साधारण कनेक्शन, दस्तावेज की प्रामाणिकता, आसान उपयोग और सुरक्षा। और देखिए वर्तमान समय में जो फैक्स है ना, इसका यूज अब नहीं होता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अब यूज़ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है। तो वर्तमान समय में तो फैक्स का उपयोग नहीं होता है, बहुत पहले फैक्स का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देखिए परिचालन प्रणाली की संरचना में निम्नलिखित अवयव समाहित होते हैं। सबसे पहले कोर, जिसे हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी परिचालन प्रणाली का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ठीक है, परिचालन प्रणाली से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, परिचालन प्रणाली जो है या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही परिचालन प्रणाली बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि OS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में परिचालन प्रणाली बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी परिचालन प्रणाली का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। कौन, कोर को इंग्लिश में हम कर्नल बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस प्रबंधन। इसमें सभी चल रही प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण की जाती है, निगरानी रखी जाती है, नियंत्रण किया जाता है, जो प्रोसेस का सिस्टम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी प्रबंधन। यह सिस्टम की मेमोरी का प्रबंधन करता है, जैसा कि रैम और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग और आवंटन। और नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 4 आपका है फाइल प्रबंधन। या डेटा का स्टोर करने, या फिर बोल सकते हैं कि यह डेटा को स्टोर करने और उसे व्यवस्थित करने का तरीका प्रदान करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, तरीका प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 4th पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद 5th पॉइंट नेटवर्क प्रबंधन, या नेटवर्क से संबंधित कार्यों को प्रबंध करता है। ठीक है, कार्यों का क्या करता है, या नेटवर्क से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करता है। नेटवर्क प्रबंधन, यह सभी अवयव मिलकर एक पूर्व और प्रभावी परिचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का काम करता है, या कंप्यूटर सिस्टम को चलाने, उसके विभिन्न कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख कार्यों में कंप्यूटर की बुनियादी कार्यक्षमता, सुरक्षा और हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। ठीक है, देखिए बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हार्डवेयर जो आपका हो गया, ठीक है, हार्डवेयर,
ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं ना, वही तो हमारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर तभी वर्क करेगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। या कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और उसके विभिन्न कार्यों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रमुख कार्यों में कंप्यूटर की बुनियादी कार्यक्षमता, सुरक्षा और हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, कंपाइलर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, फर्मवेयर हो गया। देखिए डिवाइस ड्राइवर, देखिए कंप्यूटर में अगर आप यहाँ कंप्यूटर पीसी वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे माउस भी यूज़ करना है तो इसके लिए भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे ड्राइवर्स वगैरह होता है, तभी आप माउस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, हार्डवेयर काम ही नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और फर्मवेयर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका इस पेपर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। टोटल आपसे 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। टोटल 25 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए। तो आंसर में क्या लिखेंगे? डाटा सुरक्षा के कई चरण होते हैं जो डाटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? डेटा वर्गीकरण। तो डेटा को उसकी संवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना, यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील डेटा को विशेष सुरक्षा मिल सके। देखिए डेटा वर्गीकरण में क्या होता है? देखिए जो कम उपयोगी डेटा होता है, ठीक है, जो कम उपयोगी डेटा होता है उसको उतनी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती, लेकिन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको काफ़ी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, जिसको हम संवेदनशील डेटा भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए डेटा को वर्गीकृत किया जाता है और ये पता किया जाता है कि कौन सा डेटा हमारा सबसे ज़्यादा काम का है, कौन सा संवेदनशील डेटा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता ताकि यदि कोई व्यक्ति डेटा को अनाधिकृत तरीके से एक्सेस करता है तो उसे समझ नहीं पाए। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डेटा को एक छोटे छोटे कोड के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर वगैरह को हैक भी कर लेता है या सूचना को हैक कर लेता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि क्या किया जाता है? डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ताकि वो उसे समझ ही ना पाए। फिर इसके बाद देखिए जो डेटा इनक्रिप्ट करता है वही समझ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उसे समझ नहीं पाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एक्सेस कंट्रोल। केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही डेटा तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। एक्सेस कंट्रोल, देखिए जैसे आप लोग लैपटॉप वगैरह, पीसी वगैरह, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका लैपटॉप खुलेगा नहीं। तो कोई उसे अगर कोई दूसरा उसे एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसे पासवर्ड पता हो तभी तो कर पाएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है डेटा बैकअप। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लिया जाता है। डेटा जो होता है बार बार उसका बैकअप लिया जाता है। अब डेटा का बैकअप आप कहीं भी ले सकते हैं। कई प्रकार की यूएसबी ड्राइव होती हैं, एसएसडी ड्राइव होती है, वहाँ पे आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं। जैसे मोबाइल में अगर आपकी फ़ोटो वगैरह होती हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो आप उसे क्या करते हैं? उसे आप पेन ड्राइव में उसका बैकअप लेते हैं या किसी और जगह बैकअप ले लेते हैं। तो यही बात है, डेटा बैकअप की बात हो रही है। फिर लास्ट में लिखा है नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। अब एंटीवायरस ये क्या है? एंटीवायरस क्या करता है? ये कंप्यूटर को, या फिर आप बोल सकते हैं मोबाइल में भी एंटीवायरस यूज़ होता है, तो ये मोबाइल कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के वायरसों से बचाता है। ठीक है, इन सभी चरणों को एक साथ लागू करने से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो ये था आपका कंप्यूटर का पेपर। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यूपी डीलेट के फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है और ये पेपर आप लोगों का 2024 का था। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को 2023 का, 2022 का सभी पेपर लाइन से सॉल्व करवा दूंगा और सभी सब्जेक्ट के।
टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर का पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक सब्जेक्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अभिमान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।